हमारा गाइस नेक्स्ट आइटम है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, है ना। देखिए गाइस, हमारे यहाँ दो इंपॉर्टेंट एक्ट चलते हैं। एक होता है इनकम टैक्स एक्ट और एक होता है कंपनीज एक्ट। ठीक है। कंपनीज एक्ट कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है सिर्फ, राइट। और इनकम टैक्स एक्ट सब पे एप्लीकेबल होता है। अब इसकी वजह से मतलब एक कंपनी पे इनकम टैक्स एक्ट भी एप्लीकेबल हो रहा है, कंपनीज एक्ट भी एप्लीकेबल हो रहा है। तो हर कंपनी को अपना P&L स्टेटमेंट खासकर वो दो बार बनाना पड़ता है, क्योंकि दोनों के प्रोविजंस अलग अलग है। कंपनी फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट में डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो रेट और किसी भी एसेट का, और इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो अलग अलग होते हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन लेट्स से ऑन प्लांट, वो कंपनीज एक्ट में अलग दिया हुआ है और इनकम टैक्स में अलग दिया हुआ है। तो ये तो सर फिर एक ब्लेंडर, हाँ, ये थोड़ा ब्लेंडर हो जाएगा। हाँ, पर है कुछ नहीं कर सकते, लॉ ऐसा है, उन्होंने बनाया है। तो और ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे इनकम टैक्स एक्ट में आप प्रोविजन फॉर बेड डेट्स नहीं दिखा सकते। जब तक आपको एक्चुअल बेड डेट्स नहीं होगा तब तक आप उसको लॉस में नहीं दिखा सकते। हाँ, कि प्रोविजन आप किसी भी चीज का प्रोविजन नहीं बना सकते, लेकिन कंपनीज एक्ट में आप बना सकते हो। तो इस वजह से क्या होता है, फाइनेंशियल बुक्स मतलब कंपनी एक्ट के हिसाब से जब आप अपनी बुक्स बनाते हो और अपना, सॉरी बुक्स नहीं, अपना स्टेटमेंट बनाते हो, P&L स्टेटमेंट, तो उसका प्रॉफिट, और इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से जब P&L बनाते हो तो उसका प्रॉफिट, दोनों के प्रॉफिट अलग अलग आते हैं। यहाँ तक बात आई समझ में? राइट। लिखिए इसको जो बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट और डिफर्ड टैक्स एसेट नेट, ये दोनों बता रहा हूँ।
मैं फिर से बताता हूँ, देखिए हमारे यहाँ कंपनीज के लिए दो एक्ट हैं। एक है इनकम टैक्स एक्ट जो सारे तरह के बिजनेस पे एप्लीकेबल है, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, पार्टनरशिप हो या कंपनीज हो, राइट। कंपनीज के लिए एक एक्ट है, उसका नाम है कंपनीज एक्ट, ये सिर्फ कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब कंपनीज के लिए दो एक्ट हो गए, एक इनकम टैक्स एक्ट जो सारे बिजनेस पे एप्लीकेबल है, और दूसरा कंपनीज एक्ट जो सिर्फ कंपनीज पे एप्लीकेबल है। अब दोनों के रूल्स जो हैं ये अलग अलग। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, डेप्रिसिएशन का जो रेट है फिक्स्ड एसेट्स पे, वो कंपनीज एक्ट में अलग है और इनकम टैक्स एक्ट में अलग है। तो इसकी वजह से दोनों के प्रॉफिट्स अलग अलग आएंगे, क्योंकि दोनों के डेप्रिसिएशन के अमाउंट अलग अलग आएंगे। तो हर एक कंपनी को इंडिया में अपना स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल दो बार बनाना पड़ता है। एक बार इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से और एक बार कंपनीज एक्ट के रूल के हिसाब से। और दोनों में प्रॉफिट अलग अलग दिखेगा, राइट। किसी में कम, किसी में ज्यादा दिखेगा। लेकिन टैक्स आपको इनकम टैक्स जो अपने प्रॉफिट पे करना है, मतलब एक कंपनी को अपने नेट प्रॉफिट पे जो इनकम टैक्स पे करना है, वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो प्रॉफिट आया था उस पे करना होता है। कंपनीज एक्ट के प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि आपने जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से पीएनएल स्टेटमेंट बनाया उससे हमें मतलब ही नहीं है। हमारे हिसाब से जो पीएनएल बनाया उसमें जितना नेट प्रॉफिट दिख रहा है उस पर आप टैक्स दीजिए हमें। क्लियर? तो इसमें डाउट नहीं था कि उधर भी सकता है और टैक्स लायबिलिटी होता है तो टैक्स ऐसा। अरे अभी देख रहे हैं ना यार, जल्दी क्यों कर, रुको तो सही, थोड़ा सा रुको, अभी सब समझ में आ जाएगा। अरे कर अभी तो खत्म थोड़ी हुआ है ये। तो अब देखिए, अब इसको समझिए एग्जांपल से कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है। मान लीजिए कंपनी का एक कंपनी का प्रॉफिट्स अकाउंटिंग ईयर 23-24 का ऐसा है। टैक्स प्रॉफिट है 30,000 रुपए। टैक्स प्रॉफिट मतलब एज पर इनकम टैक्स एक्ट। और अकाउंटिंग प्रॉफिट, इसको हम अकाउंटिंग प्रॉफिट कहते हैं, मतलब प्रॉफिट एज पर कंपनीज एक्ट। ये प्रॉफिट है 40,000 रुपए। क्लियर? कंपनी के पीएनएल स्टेटमेंट में, कौन से पीएनएल स्टेटमेंट है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रॉफिट कितना दिखेगा, 40,000। हम अभी किसके स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में? कंपनीज के। किस हिसाब से? कंपनीज एक्ट के हिसाब से। हम इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से पीएनएल स्टेटमेंट बनाना सीख ही नहीं रहे, राइट। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी का जो प्रॉफिट है, मतलब अकाउंटिंग प्रॉफिट 40,000 है, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से वो प्रॉफिट आ रहा है सिर्फ 30,000 रुपए। टैक्स रेट एज पर इनकम टैक्स एक्ट, वो मान लीजिए 25% है, वैसे भी 23% या 22% कर दिया है। 23-25% हो गया। तो इसका मतलब इस कंपनी को कितना टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को? 30,000 का 25%, मतलब 7,500। क्लियर? लेकिन इसके कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो पीएनएल बना है उसमें प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 40,000। तो अब इसकी वो एंट्री कैसे पास करती है वो बता रहा हूँ मैं। अकाउंटिंग बुक्स मतलब कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो बुक्स है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कम डेबिट करेगी ये, क्योंकि उसने अपने अकाउंटिंग बुक्स में कितना प्रॉफिट दिखाया है? 40,000। और सबको पता है कि टैक्स का रेट 25%, तो 40,000 का 25% कितना हो गया? 10,000।
जब आपने अपने बुक्स में प्रॉफिट दिखाया 40, तो आपको उस हिसाब से अपने पीएनएल को डेबिट करना पड़ेगा टैक्स के अमाउंट से, और टैक्स कितना है? 40,000 का 25%। करेक्ट। लेकिन आपको एक्चुअली में टैक्स कितना देना है? 30,000 का 25%, कितना हो गया? 7,500। तो ये क्रेडिट करेगी टू प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना? 7,500। 25% ऑफ 30,000। ये डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे इन दो टैक्स अमाउंट का, एक तो अकाउंटिंग बुक्स के हिसाब से जो टैक्स है वो, और एक जो एक्चुअल टैक्स है वो डिफरेंस को हम कहते हैं, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस आ रहा है इसलिए हमको कहते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये लायबिलिटी आपको किसी को देनी नहीं है, किसी को पे नहीं करनी है, ये सिर्फ इन दोनों प्रॉफिट में डिफरेंस की वजह से आ रहा है। हो गया 2,500। ये है बैलेंसिंग फिगर। 10 माइनस 7,500 इज 2,500। इस तरह से आपकी बुक्स में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आती है। ये लायबिलिटी आपको किसी को पे नहीं करनी है, फिर से बोल रहा हूं मैं। आपकी लायबिलिटी कितना टैक्स पे करने की? 7,500। सर ये क्लियर? आपके पीएनएल में कितना दिखा रहे हो आप टैक्स? 10,000। पीएनएल में टैक्स दिखा रहे हो 10,000। मतलब जो हमने पहले यहाँ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल देखा है, ये जो हमने देखा है यहाँ पे, जब आप यहाँ पे जब टैक्स दिखाओगे तो यहाँ दिखाओगे 10,000, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रॉफिट दिख रहा है 40,000, उसका 25% 10, तो इस तरह से आपका नेट प्रॉफिट आ गया 30,000। पर आप बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स जो दिखाओगे, आपका बैलेंस शीट है, इसमें आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में यहाँ दिखाओगे प्रोविजन फॉर टैक्स, वो दिखाओगे सिर्फ 7,500, क्योंकि एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आपकी 7,500 है। तो बचा 2,500 जो क्रेडिट बैलेंस है वो कहाँ दिखाओगे? वो दिखाओगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। पीएनएल में टैक्स दिखाया है 10,000, देना 10 नहीं है, देना कितना है? 7,500। जो देना है वो कहाँ दिखेगा? लायबिलिटी में। वो यहाँ दिख रहा है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में दिख जाएगा, इस नोट्स अकाउंट में दिख जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स 7,500। बाकी का जो बचा 2,500 वो यहाँ पे क्रेडिट दिखेगा, क्रेडिट बैलेंस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में। ये होता क्या सो बाकी सारे हैं? 3,500 को 2,500 का क्या? 2,500 को होता है। कुछ नहीं होता, ये चलता रहता है बस बुक्स में। कभी लायबिलिटी बन जाएगा, कभी एसेट बन जाएगा। अब मान लीजिए इसी कंपनी का नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट, the above company has the following profits for the year 24-25। अब यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है इनका 50,000, और यहाँ पे आ रहा है 30,000। अब इस बार कंपनीज एक्ट का प्रॉफिट कम है और टैक्स वाला प्रॉफिट ज्यादा है। टैक्स कितना देना है? 25%। पर हम पीएनएल में कितना दिखाएंगे? 30,000 का 25%, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 7,500। 25% ऑफ 30,000। लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स कितना आएगा? 25% ऑफ 50,000, मतलब 12,500। तो डिफरेंस इस बार जो आ रहा है ये डेबिट साइड में चला जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे टू डेफर्ड टैक्स एसेट नेट, इसलिए हम इसको नेट कहते हैं। अकाउंट डेबिट कितने से? 5,000 से, जो डिफरेंस है। तो अब जो पिछले साल आपकी बुक्स में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 2,500 की दिख रही थी, ये क्रेडिट बैलेंस था। अब यहाँ आपने डेबिट किया 5,000, तो नेट अब आपकी बैलेंस शीट में डेफर्ड टैक्स एसेट सिर्फ 2,500 से दिखेगा। 5 माइनस 2.5, 2.5। मतलब कहने का मतलब डेफर्ड टैक्स अकाउंट एक ही होता है। अगर उसमें डेबिट बैलेंस आ रहा है तो एसेट बन जाएगा, अगर उसमें क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो लायबिलिटी बन जाएगा। एक ही बैलेंस शीट में आपको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट दोनों एक साथ नहीं देखने को मिलेगा। समझ में आया ये? और बस ये यूं ही चलता रहेगा, इसका कोई लेना देना नहीं। ये 5,000 एसेट में दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका ये 5,000 हमें किसी से वसूलना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये मतलब एक बार लिख लो पहले, फिर अच्छे से आपके रजिस्टर में देखो,
फिर बताओ मुझे क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, ठीक है नमन। यस। तो यहां से लिखना आप लोग, लिखिए बेटा। ये लिख लिया था आप लोगों ने पूरा? नमन ये लिख लिया था? यस सर। आना आपने भी लिख लिया था राइट? ये लिखिए। जितना हमारा प्रॉफिट है, अकाउंटिंग प्रॉफिट, उसका पर्सन के हिसाब से टैक्स, इसलिए हमने पीएनएल को उसी अमाउंट से डेबिट किया है। पर हमारी एक्चुअल लायबिलिटी इतनी है जो प्रोविजन फॉर टैक्स में जा रही है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका डेफर्ड टैक्स में चला जाए, चाहे वो डेबिट साइड में जाए चाहे क्रेडिट साइड में जाए। मतलब बस बैलेंस करने के लिए हाँ, ठीक है। तो सर ये कंपनीज का जो प्रॉफिट है उसको 25% निकालती क्या होता है सर? गवर्नमेंट को देने के लिए। तो फिर इनकम टैक्स भी दे रहे हो वैसे गवर्नमेंट को भी अलग से देते हो? इनकम टैक्स तो दे रहे हैं ये जो आपका यहाँ पे ये है, ये इनकम टैक्स ही है। नहीं मैं वो 7,500 साढ़े साथ हम दे थोड़ी रहे हैं, ये तो सिर्फ दिखा रहे हैं अपनी बुक्स में, दे तो हम इतना ही रहे हैं, लाइबिलिटी ये है। ये हमारी एक्चुअल लाइबिलिटी है। वो तो समझ गया ये वाले में 12,500 13,000 दे क्या मतलब वो? टैक्स है वो, जो हमको पे नहीं करना, हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट के हिसाब से टैक्स, पर हम वो पे नहीं करना है। 30 में प्रॉफिट। हाँ, हमें पे इतना करना है, 12,500। अगर हम देखिए वहां पे हम 12,500 दिखाएंगे, हम दिखा रहे हैं अपने पीएनएल में प्रॉफिट दिखा रहे हैं 30,000, और टैक्स दिखा रहे हैं 12,500, तो लोग बोलेंगे 30 का 12,500 तो बहुत ज्यादा परसेंट है, 40% से ऊपर हो रहा है, जबकि टैक्स तो सिर्फ 25% ही आता है। इसलिए हम वहां पे 7.5 दिखाएंगे, 25% और 30। इंटरनेशनल मार्केट इंटरनेशनल सिर्फ नहीं, इंडिया में भी। सही है। भाई आप अपना प्रॉफिट अपने पीएनएल में दिखा रहे हो 30,000, तो टैक्स भी आपको 30,000 के हिसाब से ही दिखाना पड़ेगा, इसलिए हमने ये दिखा दिया। पर पे कितना करना है ये, ठीक है। ठीक है। नमन आपको रीलॉग इन करना है जब मीटिंग एंड हो जाएगी, राइट? यस सर। यस सर पर सर एक डाउट है। हाँ, सर जो डेफर्ड टैक्स है अपन को उससे किसी को देना तो है नहीं तो उसमें असेट और लाइबिलिटीज क्यों है? क्योंकि वो इन दोनों का डिफरेंस है, वो इन दोनों का डिफरेंस है, उसको कैसे दिखाएंगे? डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए आपका, इसलिए हमको ये बीच में डालना पड़ता सर बैलेंस शीट में किधर ले? है। ये 7,500 ये बैलेंस शीट में थोड़ी आता है, तो पीएल में जाएगा। बैलेंस शीट में ये आएगा, मैंने बताया आपको। तो फिर आपको बोला ना कि वो 50,000 रुपये के हिसाब से वापस। अरे तो ये आप प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट कहाँ दिखा रहे हो आप? कहाँ दिख रहा है प्रॉफिट? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ये तो दिखाया था 2 दिन पहले। उसी के नीचे ये दिखेगा आपका, ये टैक्स दिखेगा 7,500। हाँ, तो पीएनएल में वो दिखाएंगे पर बैलेंस शीट में ये दिखेगा। हाँ, क्योंकि एक्चुअल लाइबिलिटी हमारी ये है। फिर पर पीएनएल दो अलग अलग हाँ, फिक्स फॉर एक इसलिए वो वाले। हाँ, राइट। गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हम देते हैं
स्टेटमेंट ऑफ पीएल इनकम टैक्स वाला, और हम बाकी अपने सारे स्टेक होल्डर्स को बताते हैं पी&एल कंपनीज एक्ट वाला, जो एनुअल रिपोर्ट के थ्रू बताते हैं। तो एनुअल रिपोर्ट में आपको इनकम टैक्स वाला पीएल देखने को नहीं मिलेगा, हाँ, क्योंकि वो हमारे लिए है ही नहीं। इसलिए मैं बोला कि वो हाँ, काफी और जितना हम टैक्स दे रहे हैं वो आपको दिख ही रहा है बैलेंस शीट में, एनुअल रिपोर्ट में। ठीक है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, चलिए। सो प्रोविजन फॉर टैक्स का जो क्रेडिट बैलेंस है, देखिए गाइस आप लोग, प्रोविजन फॉर टैक्स का जो क्रेडिट बैलेंस है वो असल में एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी होता है। जैसे यहाँ पे ये जो है, ये क्रेडिट बैलेंस है आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी, जिसको हम कंपनी की बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं। लेकिन पी&एल अकाउंट में जो डेबिट हमने किया है, ये कैसे किया है? विद टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट्स, विद टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। ये कंपनीज एक्ट का जो हम पी&एल बनाते हैं उसमें हम शो करते हैं। मतलब ये जो 7,500 का टैक्स है आपका स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में दिखेगा, जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप बनाते हैं। ये यहाँ पे दिखेगा 7,500। तो यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट 30 है, 30 का 25% 7,500। पर देना कितना है आपको? 7,500 देना है क्या? नहीं, आपको 12,500 देना पर दूसरा जो इनकम टैक्स के हिसाब से बनाया तो उसमें है। उसमें उसमें तो वहां पे प्रॉफिट यहाँ 60 ही वहां तो वहां प्रॉफिट आपका ज्यादा दिख रहा होगा। तो हाँ, वो और काफी उसका उसका 25% 12,500 हो गया, है ना? और जो 12,500 जो है वो आपका साथ में प्रोविजन फॉर टैक्स आपका बैलेंस शीट में भी दिख रहा है यहाँ पे। ये जो बैलेंस शीट आपकी बन रही है इसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिख रहा है वो एक्चुअल लाइफ। ज्यादा। ठीक है, लिखिए इसको, ये जो आपका बचा था ये वाला पार्ट।
लिख लिया कैसे यहाँ तक? मुझे बोल दिया करो। हाँ, मुझे लगता है आप लोग लिख रहे हो। नमन, समझ में आ गया पूरा कहानी अब? यस सर। लास्ट आइटम यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो वो प्रोविजंस जो 1 साल के बाद देने हैं, बैलेंस शीट की डेट से 1 साल के बाद देने पड़ सकते हैं, वो है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब प्रोविजंस क्या है ये? प्रोविजंस मतलब जहां पे हमें लायबिलिटी का एक्चुअल अमाउंट नहीं पता है, राइट? जैसे आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय रिटायर होने वाले हैं या होंगे, वो तो पता है फ्यूचर में, आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद कभी ना कभी वो रिटायर होगा, राइट? इनकम टैक्स, सॉरी, हमारे यहाँ जो लेबर लॉज, उसके हिसाब से अगर कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ 5 साल काम कर लेता है कंटिन्यूअसली, तो उसको रिटायरमेंट पे आपको, आपकी कंपनी को, मतलब एम्प्लॉयर को, उसको एक अमाउंट देना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं ग्रेजुटी, राइट? ये कंपलसरी, प्राइवेट सेक्टर में कंपलसरी। अगर किसी एम्प्लॉय ने आपके यहाँ 5 साल तक कंटिन्यूअसली काम किया है, तो 5वें साल के एंड से वो ग्रेजुटी का इंटाइटल हो जाता है, ग्रेजुटी का हकदार हो जाता है। जब वो रिटायर होगा तो कंपनी उसको एक लमसम अमाउंट देगी। क्लियर? उस अमाउंट का कैलकुलेशन उसकी लास्ट सैलरी के हिसाब से होता है। जिस महीने में उसने रिटायर किया, उस महीने में उसकी क्या सैलरी थी, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा। अब मैं कंपनी चला रहा हूँ, मेरे यहाँ एक बंदा काम कर रहा है, मुझे पता है 15 साल बाद ये रिटायर होगा, कहीं नहीं जाएगा, तो मुझे उसके लिए ग्रेजुटी का प्रोविजन करना पड़ेगा अपनी बुक्स में। मुझे पता है उसको 15 साल बाद मुझे अमाउंट देना है। कितना देना है मुझे एक्चुअल अभी नहीं पता, कि उस समय जो उसकी सैलरी रहेगी उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा उसका, जो मुझे भी नहीं पता कितनी होगी उसकी सैलरी। मैं उसका कब कितना इंक्रीमेंट करूंगा मुझे नहीं पता। तो ये ऐसे, इन चीजों के लिए हम लॉन्ग टर्म प्रोविजन बनाते हैं। समझ में आया? कुछ मतलब ये अभी बनवाने का कोई यूज प्रोविजंस वो हमारा कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म है कि फ्यूचर में आने वाले एक्सपेंस को अभी से रिकॉर्ड कर लो। देखो, अकाउंटिंग जो है पूरा जाल है, उसके एक तार दूसरे से बहुत दूर से जुड़ा हुआ है। अगर आप लोग अकाउंटिंग में एक्सपर्ट होना चाहते हो तो आपको सारे तार समझ में आने चाहिए। ये समझ में आया? तो कंसेप्ट है कि इसीलिए हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं, इसीलिए हम प्रोविजन फॉर एक्सपेंस बनाते हैं। वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और एक्सपेंस अगले साल के लिए होता है, यहाँ लंबे दूरी की बात हो रही है। तो क्लियर? इससे क्या अगर एम्प्लॉय 5 साल बाद मिले तो उसका पड़ेगी तो उसमें जैसे 10 साल और 15 साल बढ़ के जाएंगे उसके हिसाब से भी ज्यादा अमाउंट हाँ बिल्कुल, होता जाता है। उसकी लास्ट सैलरी में मल्टीप्लाई करते हैं हम, उसने कितने साल आपके यहाँ काम किया। साल के बाद। हाँ नहीं, टोटल 5 साल के बाद वो ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबल होगा, पर देना आपको पूरे सालों का हिसाब से पड़ेगा पैसा, इंक्लूडिंग 5 इयर्स। अच्छा मतलब वो 5 साल के पहला बिल करेगा तो अपन नहीं जाएंगे। तो हमें कुछ नहीं देना, 5 साल के बाद करेगा तो इन 5 साल और बाकी के सालों का सबका मिला के उसके बेस पे कैलकुलेशन करके देना पड़ेगा। ठीक है? इसमें एडवांसेस भी आए कि अलग से हम्म? एडवांसेस भी इसमें लिखेंगे। कौन सा एडवांसेस? लॉन्ग टर्म नोट्स है। हमने दिए हैं, हमें हमको देना है। नहीं नहीं वो सर मैंने देख लिखा है एडवांस वो तो एसेट में लिखवाया है। ठीक है। ठीक है।
तो इसके साथ गैस हमारा नॉन करंट लाइबिलिटीज पूरा खत्म हो गया। अब आ जाएगा हमारा करंट लाइबिलिटीज, फोर्थ आइटम। सर उधर सर 1 ईयर मतलब 2 साल तक या 3 साल तक के बाद कभी मांग रहे हैं। 1 साल के बाद कोई भी हो, बैलेंस शीट डेट से 1 साल के बाद जो लाइबिलिटी आपकी आपको पे करनी है वो लॉन्ग टर्म है। अब वो प्रोविजन हो सकता है, प्रोविजन मतलब आपको लाइबिलिटी का अमाउंट नहीं पता है, अगर एक्चुअल ना पता है अमाउंट लाइबिलिटी का, तो फिर उसको हम यहाँ दिखाएंगे अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में, यहाँ दिखा देंगे फिर उसको। ठीक है। वो लाइबिलिटीज जो बैलेंस शीट की डेट से 1 साल के अंदर पे करनी है उनको हम प्रेजेंट करते हैं एज करंट लाइबिलिटी। राइट, लिखिए। शॉर्ट टर्म बोनिंग्स मतलब ये भी आपके लोन्स ही हैं। बोरिंग का मतलब होता है लोन्स जो आपने उधार ले रखा है, पर उधारी का वो पैसा जो आपको बैलेंस शीट की डेट से 1 साल के अंदर पे करना है, वो आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। सारी की सारी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एक दिन शॉर्ट टर्म बनी जाती हैं। सीधे शिफ्ट कर जैसे जैसे आपका पीरियड बढ़ता रहेगा, उस लोन के आप नजदीक पहुंचते रहोगे, वो आपको शॉर्ट टर्म बन जाएगी। फिर उसमें से इसमें शिफ्ट कर। उसमें से इधर शिफ्ट कर देंगे। राइट, इट इंक्लूड्स, लेकिन कुछ लोन ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म के ही होते हैं, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक कैश क्रेडिट, ये दो तरह के लोन होते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन्स। इसके अलावा करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स इंक्लूडिंग डिबेंचर्स, वो लॉन्ग टर्म लोन्स या डिबेंचर्स, सुनिए मेरी बात, जो अभी मैच्योर होने वाले, 1 साल के अंदर मैच्योर होने वाले, उसको हम कहते हैं करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, जिसमें डिबेंचर्स भी है। डिपेंड तो 1 साल के बाद। जो भाई 1 साल से अभी जब इशू किया था तो 1 साल से ज्यादा था, पर जैसे जैसे ईयर आगे आता जा रहा है आपका शॉर्ट टर्म बन जाएगा। क्लियर, नमन आया समझ में? यस सर। लिखिएगा, लिखते जाइए। ट्रेड पेबल्स में आता है क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल।
कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, राइट, आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग, आउटस्टैंडिंग फ्रेट, सारे यहाँ पे आ जाएंगे। लिख लिया नमन इतना आपने? Yes, sir. हेलो, क्लास में बोलो। सुन रहे हो नमन, ये मैं डिबेंचर्स वाले चैप्टर में बताऊंगा, ये शेयर्स वाले में बताऊंगा। ये आपका अर्नड इनकम मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। ये आपको पता है, 11 में देख चुके हो आप लोग। ये हम बाद में देखेंगे, इस डिविडेंड वाला। इसके अलावा कोई और करंट लायबिलिटी तो वो भी आ जाएगी यहाँ। ठीक है, लिखिए तब। खाली हो गया। देखिए, इसके साथ गैस हमारा लाइब्रेरी वाला पोर्शन पूरा खत्म हो गया।
क्लियर? Just for time, that's for depreciation. वो हम Long term. नहीं, वो हम प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स हम एसेट साइड में डेटर्स में से लेस करके दिखाते हैं, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम पर्टिकुलर एसेट में, रिस्पेक्टिव एसेट में लेस करके दिखाते हाँ, हैं। इसको लाइबिलिटी साइड में ना दिखा के एसेट साइड में दिखाते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रोविजंस जो हैं आपको किसी एसेट के अगेंस्ट में बने हुए हैं। तो अपन हमेशा ठीक है, लिख लिया नमन आपने यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, हम गाइस एसेट साइड देख रहे हैं। तो वो एसेट्स जिसका जिसके लिए कंपनी का इंटेंशन है कि वो उसको 1 साल बाद मनी में कन्वर्ट करेगी, बैलेंस शीट की डेट से 1 साल के बाद, मतलब 1 साल के बाद लिक्विडेट करेगी, उसको हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। हम्म। नो हाउ का मतलब होता है नॉलेज।
वो इंटेंजिबल एसेट्स जिनके लिए सर्टिफिकेट या रिसीट अभी तक नहीं मिला है उनको हम यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। तो बस गाइज आज के लिए यहाँ तक ही है, आप लोग इसको नोट करिए फटाफट पूरा, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। Yes, sir. फिर इसके बाद से नमन कल देखते हैं, ठीक है? Yes, sir. ओके।